नमस्कार मित्रों, मैं अंशुमान सिंह आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद रोहन सर पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हम आपसे मगध पर शासन करने वाले कुछ वंशों को पढ़ा था, जैसे बृहद्रथ वंश पढ़ा था जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे, हर्यक वंश पढ़ा था जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। ठीक है, आपने पढ़ा था कि हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर उसके अमात्य पुष्यमित्र शुंग ने भारत में शुंग वंश की नींव रखी, शुंग डायनेस्टी की नींव रखी। तो आइए आज हमारा जो टॉपिक है वो शुंग वंश है और नंद वंश है। तो मगध पर शासन करने वाले अगले दो वंशों को आज की क्लास में हम देखेंगे। तो आइए मित्रों, हम बिना देर किए अपने कक्षाओं को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके मगध पर शासन करने वाला जो तीसरा वंश है वो शिशुनाग वंश है। कौन सा वंश है? शिशुनाग वंश है। और इसका टाइम पीरियड क्या है? तो आप बताएंगे 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व या 344 बीसी देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि शिशुनाग वंश का जो टाइम है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। फिर आपके सामने ये क्वेश्चन निकल करके आएगा कि शिशुनाग वंश के या शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो आपको मैंने बताया था पहली क्लास में कि शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। कौन थे? शिशुनाग। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। ठीक है, आपने पढ़ा था कि जो आपके हर्यक वंश के लोग थे उसमें राजधानी राजगृह बनाई गई थी और अंत में राजधानी अंतिम शासक उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था मगध की, जबकि वैशाली को राजधानी बनाया। यानी कि जो दूसरी राजधानी का कॉन्सेप्ट दिखता है आपके शिशुनाग वंश में, वैशाली दिखता है, तो शिशुनाग वंश के शासकों ने वैशाली को राजधानी बनाया। आप इस चीज को याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे अवंती प्लस वत्स को जीतकर मगध में मिलाया, अवंती और वत्स को जीतकर। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैं अब हर्यक वंश पढ़ रहा था तो आप देखे थे उस समय कि अवंती के शासक चंड प्रद्योत जो थे वो वत्स को जीत लिए थे। तो वत्स को जीत करके अवंती में ही मिला लिए थे। तो जब शिशुनाग शासक बनते हैं तो शिशुनाग को सिर्फ और सिर्फ अवंती से ही संघर्ष करना पड़ता है। और उस समय अवंती के शासक अवंतीवर्धन थे। कौन थे? अवंतीवर्धन। याद रखिएगा। तो अवंतीवर्धन से शिशुनाग का संघर्ष होता है और अवंती प्लस वत्स दोनों मगध साम्राज्य में मिल जाते हैं। तो आपने क्या देखा कि आपके शिशुनाग वंश के अंतर्गत शिशुनाग जो शासक होते हैं वो अवंती और वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो आप देखेंगे मगध साम्राज्य की सीमा विस्तार हुआ आपके शिशुनाग वंश में भी। आगे बढ़ेंगे तो प्राचीन भारत में जनता द्वारा चुना गया प्रथम शासक माना जाता है इसको। किसको? आपके शिशुनाग को प्राचीन भारत में जनता द्वारा चुना गया प्रथम शासक की पदवी दी जाती है। कहते हैं प्रथम ऐतिहासिक शासक, इसे प्रथम ऐतिहासिक शासक बोलते हैं। तो पहली बार जनता ने इसे चुना, ऐसा आपके इतिहासकार मानते हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो आपके शिशुनाग वंश के जो दूसरे शासक हैं वो काला शोक हैं। कौन है? काला शोक आपके शिशुनाग वंश के दूसरे शासक हैं। तो आप ये देखेंगे कि शिशुनाग वंश के जो दूसरे शासक हैं इनका जो टाइम पीरियड है वो 394 ईसा पूर्व से लेकर के 366 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। कहां से? 394 ईसा पूर्व से लेकर के 366 ईसा पूर्व काला शोक का शासनकाल देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। काला शोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? तो आप बोलेंगे काला शोक ने। ठीक है, आपने देखा कि शिशुनाग ने, इस शिशुनाग के बारे में फीचर्स थे, ये कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें आपके शिशुनाग के बारे में थी। तो शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया, वही काला शोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और पुराणों प्लस दिव्यावदान, पुराणों में और दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है। तो आपके दिव्यावदान और पुराणों में शिशुनाग को काकवर्ण कहा गया। उसे बहुत ही काला बोला गया कि बहुत ही काला था वो, इतना काला था कि उसे कौवे से उसकी तुलना की गई, तो उसे काकवर्ण कहा गया पुराणों और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इसके शासन काल के 10वें वर्ष में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसके शासनकाल में, किसके? कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, 10वें वर्ष में, यानी कि कालाशोक का जो शासनकाल का 10वां वर्ष था, वो 10वें वर्ष में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जो कि आप देखेंगे कि वैशाली में होता है। आप ये बताइएगा कि इस
बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? आप ये बात कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? शासक कौन है? कालाशोक। किस वंश का? शिशुनाग वंश का। कहां पर हो रही है? तो वैशाली में हो रही है। इतना आप याद रखिएगा। अब ये बताइएगा आपकी इसका टाइम पीरियड क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? आपको मैंने पिछली क्लासों में आपको बौद्ध ग्रंथ की, बौद्ध धर्म की क्लासों में बताया था, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतिम शासक नंदिवर्धन। इसका अंतिम शासक नंदिवर्धन था। ठीक है, अंतिम शासक नंदिवर्धन था इसका। तो आप देखेंगे कि यही दो शासक आपके शिशुनाग वंश में इंपॉर्टेंट थे। देखिए कहीं कहीं आप देखेंगे कि आपको कुछ ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि कालाशोक जो था, कालाशोक की हत्या छुरा भोग कर जो आपके नंद वंश के संस्थापक होंगे महापद्म नंद ने कर दी थी। तो बोलते हैं कि जो महापद्म नंद, आप जो नंद वंश पढ़ने जा रहे हैं तो कहते हैं कि जो आपके शिशुनाग वंश के जो शासक थे कालाशोक, इनको इनकी हत्या आपके नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने छुरा भोंक कर दी और फिर इनके अवयस्क पुत्रों का संरक्षक के रूप में कुछ दिनों तक कार्य किया। और मेनली वो गद्दी की लालसा के लिए ही ऐसा किए थे कि योग्य पिता को मार करके जब उनके जो अयोग्य पुत्र होंगे उनके साथ संरक्षक के रूप में कार्य करते करते ये उसके पूरे शासन को, पूरी सत्ता को, मगध साम्राज्य की सत्ता को हड़प लिए और भारत में नंद वंश की नींव रखते हैं। कब? तो आप बोलेंगे 344 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि अंतिम शासक नंदिवर्धन था। तो इसके बाद भारत पर, अब मगध साम्राज्य पर आप देखेंगे नंद वंश का शासन होता है। तो महापद्मानंद, जो महापद्म नंद होते हैं, ये नंद वंश के संस्थापक होते हैं। तो ये महापद्म नंद के बारे में यहां से यहां तक की जो घटनाएं हैं इनका जिक्र आप लोग देखिएगा। तो आपने नंद वंश पढ़ा। नंद वंश में 344 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा भारत में, आपके मगध पर। ठीक है, संस्थापक कौन है? तो वही महापद्मनंद, महापद्मनंद। ठीक है, तो महापद्मनंद इसके संस्थापक थे। इनका जो बचपन का नाम था या इनका जो वास्तविक नाम था उग्रसेन था। किसका? महापद्मनंद का जो वास्तविक नाम था वो उग्रसेन मिलता है। और एक छत्र और एक राट की उपाधि भी देखने को मिलती है। एक छत्र और एक राट की उपाधि भी महापद्मानंद के लिए देखने को मिलती है। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक छत्र और एक राट के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो आप देखेंगे कि महापद्मनंद भी उस विकल्प में होगा। तो आप टिक मार करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आप फिर से ध्यान दीजिएगा कि आपके नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था और उसका वास्तविक नाम उग्रसेन था। उसे एक राट और एक छत्र की उपाधि भी प्रदान की गई थी। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे पुराणों में इसे सर्व छत्रांतक की उपाधि दी गई। आपको मैंने बताया था कि इन्होंने क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया इसको। किसको? महापद्मनंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला, पूर्ण रूप से क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया। इन्हें भार्गव भी कहा गया है। देखिए, इसे भार्गव भी कहा गया। भार्गव मतलब परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा गया, क्योंकि परशुराम भी यह दावा करते थे कि वो भी सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण करते थे। उन्होंने भी बताया था कि मैंने इस धरती पर से कईयों बार क्षत्रियों को नाश किया है। दूसरे परशुराम के रूप में आपके महापद्मानंद जाने जाते हैं और ये सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण करते हैं। इसको आप विशेष करके ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ेंगे। बिंद के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला प्रथम शासक। अभी तक जो शासक थे वो बिंद पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में ही, यानी कि उत्तरी भारत में ही ये अपना विजय पताका फहराते थे। चाहे आपके शिशुनाग वंशी शासक हों या आपके हर्यक वंशी शासक हों, लेकिन पहली बार विंध्य पर्वत के दक्षिण में आपके महापद्मनंद ने अपनी शासन सत्ता को बढ़ाया या अपने विजय पताका को फहराया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपका एक खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख मैंने आपको पढ़ाया था। आप देखिएगा, जो स्रोत की क्लास है आपकी, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की जो क्लासेस है उसमें देखिएगा तो आपके खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की थी। तो वही खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख है जिसमें महापद्मानंद के द्वारा कलिंग विजय का विवरण मिलता है। बताते हैं कि महापद्मानंद ने कलिंग का विजय किया था, कलिंग पर अधिकार किया था। और दूसरा विवरण क्या मिलता है? कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा लाने का
जिक्र मिलता है। यानी कि कलिंग पर अधिकार किया, कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर अधिकार कर लिया। वहां से जिनसेन की प्रतिमा, किसी किसी पुस्तकों में जैन की प्रतिमा भी बोली जाती है, तो इस प्रतिमा को वो मगध साम्राज्य ले गए, ऐसा देखने को मिलता है। तो कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा लाने का विवरण भी खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में मिलता है। किसके द्वारा? महापद्म नंद के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, कलिंग में नहर निर्माण करवाने का विवरण। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी कभी ये कथन और कथन वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है, और कथन में ये तीनों क्वेश्चन दे देगा, ये तीनों लाइन दे देगा, आपसे पूछेगा कौन से कथन सत्य हैं। तो आप आंसर दीजिएगा कि कलिंग पर विजय का विवरण मिलता है किससे? हाथी गुंफा अभिलेख से, खारवेल के। किसके द्वारा? महापद्म नंद के द्वारा। दूसरा आपको कौन सा मिला? जिनसेन की प्रतिमा ले आए, ठीक है, कलिंग से। तीसरा विवरण क्या मिलता है? कलिंग में नहर निर्माण करवाया, कौन? आपका महापद्म नंद। ठीक है, तो ये तीन कार्य इन्होंने किए, जिसका उल्लेख खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसे भार्गव भी कहा गया। मैंने आपसे बताया कि परशुराम का दूसरा अवतार की पदवी भी इसे दी गई, उपाधि भी इसे दी गई। आगे बढ़ेंगे तो आपके नंद वंश का प्रथम शासक तो महापद्म नंद हुआ। इसके बाद 8 या 9 शासकों का जिक्र आपकी पुस्तकों में देखने को मिलता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट शासक नहीं है। एक अंतिम इंपॉर्टेंट जो शासक है इस वंश का, वो धनानंद है। कौन है? धनानंद। आप इसका नाम देख रहे होंगे धनानंद। इसे धनानंद क्यों कहा गया? क्योंकि ये धन को संग्रह करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता था, हमेशा धन की संग्रह करने की बात सोचता था। और देखिए लिखा भी हुआ है कि अकूत धन संग्रह करने के कारण इसे क्या बोला गया? धनानंद बोला गया, इसे धनानंद बोला गया। ये हमेशा इसका जो विचार था, ये बहुत ही जान लीजिए कि हमेशा से ये जो धनानंद था, ये इसका एक उद्देश्य धन की प्राप्ति, धन का संग्रह करना ही होता था, इसीलिए इसे धनानंद बोला गया। और अग्रमीज भी इसकी उपाधि मिलती है यूनानी लेखों में। देखो यूनानी लेखों में इसे अग्रमीज भी कहा जाता है, अग्रमीज भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो आरओ हो, चाहे यूपी पीसीएस तक के एग्जामों में ये अग्रमीज पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप ध्यान दीजिएगा, धनानंद का एक उपाधि अग्रमीज है। कभी कोई पूछ लेता है कि किन लेखों में प्राप्त होता है, पुराणों में या दिव्यावदान में या यूनानी लेखों में, तो आप कहिएगा यूनानी लेखों में इसे अग्रमीज कहा गया है। सिकंदर का समकालीन था, ये सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का आक्रमण आपके भारत पे हुआ था, हम लोग अगली क्लासों में सिकंदर का आक्रमण पढ़ेंगे मौर्य काल के बाद। लेकिन आप ये देखेंगे कि धनानंद के शासन काल में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था, और आप देखेंगे कि इसी के काल में सिकंदर का भारत आक्रमण हुआ था। देख लीजिए लिखा हुआ है। आगे देखेंगे, अकूत धन संग्रह के कारण इसे धनानंद कहा गया, अकूत धन संग्रह के कारण इसे धनानंद कहा गया। और नंद शासकों ने जैन धर्म को प्राश्रय दिया, नंद शासकों ने जैन धर्म को प्राश्रय दिया। आपने देखा ना कि नंद शासक जो थे वो जैन धर्म को प्राश्रय दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे नंदों ने सर्वप्रथम बृहद मगध साम्राज्य की स्थापना की। यानी कि जो पहले मगध साम्राज्य का जो पहला विकास देखने को मिलता है ठीक ठाक से, वो आप देखेंगे मगध साम्राज्य का विकास नंदों के काल में देखने को मिलता है। तो नंदों के काल में मगध साम्राज्य का पहला बेहतरीन विकास देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि आपका जो लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के धनानंद को पराजित कर उनकी हत्या करवा दी या कर दी, और भारत में मौर्य वंश की नींव रखते हैं। तो आप देखेंगे कि 322 ईसा पूर्व में आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य वो चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर देते हैं, और फिर भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव रखते हैं। आपने कहानियों के माध्यम से, बहुत सारे टीवी सीरियल्स के माध्यम से देखा होगा कि आपके जो धनानंद होते हैं ये चाणक्य का अपमान कर देते हैं, चाणक्य की शिखा को पकड़ करके अपने साम्राज्य से बाहर निकाल देते हैं, और बाद में चाणक्य ये कहते हैं कि प्रतिज्ञा लेते हैं ये शिखा तब तक नहीं बंधेगी जब तक कि आपके धनानंद के खून से यानी कि लहू से इस शिखा को धुलेंगे नहीं, तब तक ये शिखा नहीं बंधेगी। वो व्यक्ति भ्रमण करता रहता है, एक बालक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में उसे मिलता है, उसको शिक्षा दीक्षा प्रदान करता है तक्षशिला ले जाकर के चाणक्य, और फिर वही चंद्रगुप्त मौर्य आपके धनानंद के एक बेहतरीन शासक, सॉरी
नंद वंश के एक बेहतरीन शासक धनानंद के ऊपर आक्रमण करता है और उसकी हत्या करता है और हत्या करके नंद वंश को अंत कर देता है और भारत में यानी मगध में एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो मित्रों, ये आज की क्लास रही, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस क्लास को एक दो बार देखिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। अगली क्लास में हम लोग देखिए या तो यूनानियों के आक्रमण यानी कि विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे या आपके मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास में इन चीजों को मैं लेकर के आऊंगा। धन्यवाद मित्रों, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।